हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह के बुक से देखने वाले हैं पीबी शैले को, पर्सी वर्सेस शैले को। और इनका जो जन्म हुआ है वो 4 अगस्त 1792 में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? फील्ड प्लेस नियर हॉर्सम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड। इनका जो जन्म है दोस्तों इंग्लैंड के वेस्ट ससेक्स, जो ससेक्स जो है एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स, उसमें से जो ससेक्स होता है उसी के वेस्ट में इनका जन्म होता है, वेस्ट में। और कहाँ पे होता है? हॉर्सम में। हॉर्सम जो है वो प्लेस है जहाँ पे कि इनके पिता है पार्लियामेंट मेंबर होते हैं। हॉर्सम में एक प्लेस होता है फील्ड प्लेस, वहीं पे इनका जन्म होता है। इतना पैसा इनके पिता के पास, इतना पैसा होता है, पैसा होने के बाद भी ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। पैसा होने के बाद भी ये जो है इनका बेटा कहाँ होता है? फील्ड प्लेस में। ये ट्रिक है दोस्तों, फील्ड में पैदा होता है, ध्यान रहेगा ट्रिक। इतना पैसा होने के बाद ये फील्ड में पैदा होते हैं। अगला देख लेते हैं। डेथ इनका जो है वो है 8 जुलाई 1822 में, 8 जुलाई 1822 में। और इनका डेथ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गल्फ ऑफ स्पेजिया, यहाँ पे इनका डूबने की वजह से डेथ हो गया था। इनके पेरेंट्स को देख लेते हैं। पेरेंट्स हैं इनके, ये जो है दोस्तों इल्डेस्ट लेजिटिमेट सन ऑफ तिमोथी शैले। तिमोथी शैले इनके पिता हैं, ठीक है। और ये लेजिटिमेट बेटे हैं, इल्डेस्ट, ठीक है, सबसे बड़े बेटे हैं। अगला देख लेते हैं। वीक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हॉर्सम। हॉर्सम के वीक मेंबर, जो पार्लियामेंट के जो वीक मेंबर थे उसके जो है ये क्या थे? मेंबर थे। कहाँ पर? हॉर्सम में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था शैले का। अगला देखते हैं। इनकी जो माँ रही हैं और जो इनके पिता तिमोथी शैले हैं, उनकी वाइफ का और शैली के माता का नाम क्या रहता है? एलिजाबेथ पिलफोर्ड। एलिजाबेथ पिलफोर्ड ये ससेक्स के एक लैंड ओनर की बेटी होती हैं। ससेक्स एक लैंड ओनर ये होती हैं, ये खुद एक लैंड ओनर होती हैं। अगला देख लेते हैं। एजुकेशन इनकी कहाँ रही है? इनका जन्म कब बताया गया था? 1792 में, ठीक है दोस्तों। 1792 में इनका जन्म होता है 4 अगस्त को। और जो इनका एजुकेशन है वो 1802 से चालू होता है, ठीक है, यानी कि टोटल 10 साल बाद। इंटर्ड सियोन हाउस एकेडमी ब्रेंटफोर्ड, मिडलसेक्स, 1804 में। यानी कि ये जो है जो इंटर करते हैं सियोन हाउस एकेडमी में वो 1802 में करते हैं। उसके बाद 1804 में जो है शैली इंटर्ड ईटन कॉलेज, ठीक है, सियोन हाउस 2 में, ईटन कॉलेज में 4 में। कहाँ पे दोस्तों? ईटन कॉलेज में। और ईटन कॉलेज में जो इनका जो एजुकेशन होता है वो 1804 में होता है। यहाँ से ये एक्वायर करते हैं एक निक नेम मैड शैले। इनको जो है यहाँ पर बुलाया जाता है मैड शैले। ईटन कॉलेज में ही इनको नाम मिलता है मैड शैले का। उसके बाद अप्रैल 1810 में ही मैट्रिकुलेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। 1810 में ये ऑक्सफोर्ड में पहुँचते हैं। असली मज़ा तो ऑक्सफोर्ड में ही इनका एजुकेशन का आता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। स्पॉज इनका किससे हुआ है? 2 लोगों से हुआ है। हैरिट वेस्टब्रुक, जिनको कि ये 1811 में लेकर के भाग जाते हैं ऑक्सफोर्ड से। ये जो यूनिवर्सिटी दिख रहे हैं ऑक्सफोर्ड, अभी आपसे चर्चा किए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है, ठीक है, वहाँ से अपनी जो पहली वाली पत्नी है हैरियट वेस्टब्रुक, उनके लेके भागते हैं। उसके बाद मैरी शैली को भी लेके भाग जाते हैं। मैरी गॉडविन को, मैरी गॉडविन बाद में शैली बन जाती हैं। मैरी गॉडविन उन्हीं की बेटी हैं, मैरी वुलसनक्राफ्ट की बेटी हैं, जो कि वुमेन के लिए आती हैं सामने। मैरी वुलसनक्राफ्ट, जिनका कि एक फेमस वर्क है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और ये जो बेटी रहती है सर जो विलियम गॉडविन है, उनकी बेटी होती है मैरी गॉडविन, उन्हीं को लेकर के भागते हैं। अगला देख लेते हैं, इनका सर्वे देख लेते हैं ऑथर का। तो शैली जो है वन ऑफ द रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन, एक रोमांटिक पोएट के ये जो है उसमें से एक है, ठीक है। रोमांटिक पोएट का जो यंगर जनरेशन था, 2 जनरेशन में होता है रोमांटिक पोएट, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में वर्ड्सवर्थ, साउदे और एस.टी. कोलरिज। उसके बाद सेकंड जनरेशन में कीट, शैले, हंट, बैरन, ये लोग होते हैं।
तो अगला देख लेते हैं क्या दिया है। द बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिक्स एंड रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। इनका जो लिरिक्स है इसके लिए फेमस होते हैं। दूसरा रिवोल्यूशनरी जो इनका स्पिरिट होता है उसके लिए फेमस होते हैं। देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। इन 1804 ही बिगैन हिज स्टडी ईटन कॉलेज। ईटन में आते हैं। बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल होता है। ही वाज मर्सीलेसली built by his classmate for his eccentric ways and dainty appearance। ये देखिए इनका जो नेचर रहता है, इनका जो डेंटी अपीयरेंस होता है, ये जो है कहाँ इंटर करते हैं, ईटन कॉलेज में 1804 में। ठीक है। और ये जो है दोस्तों साइंस से बहुत ज़्यादा इनको लगाव रहता है, साइंस से। कभी ये जो गेट है उसकी कुंडी में इलेक्ट्रिक फिट करते हैं, तो कभी कुछ करते हैं। तो ये 1804 का बाद रहा। आगे चलते हैं। ऑन 10 अप्रैल 1810 ही वॉज इनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अब देखिए 1810 में ये 10 अप्रैल 1810 में ये कहाँ जाते हैं। देखिए 10 है ना, 10 और 10 ध्यान रखिएगा। ये कहाँ इंटर करते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इंटर करते हैं। ही वॉज indifferent towards his study, barely attended class. Instead, he wrote his first novel, Just Rosie, books of suggestive poetry। अब देखिए 1810 में जो है ये इनरोल करते हैं जब यूनिवर्सिटी में, तो ये जो है अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा ये वीक रहते हैं। स्टडी को लेकर के ये इनअटेंटिव रहते हैं। ये क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, बेरली मुश्किल से 1-2 क्लास अटेंड करते थे। ये क्या करते थे, ये अपना बल्कि क्या करते थे, जो नॉवेल है उसको लिखते थे उस टाइम पे, जस्ट रोजी को। यह एक सजेस्टिव पोइट्री है। अगला देख लेते हैं। 1811 ही पब्लिश्ड ही सेकेंड गॉथिक नॉवेल सेंट इरविन और रोसीक्रूसियन। अब देखिए 1811 में, 1810 में जस्ट रोजी हो गया, पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इनका जो नॉवेल है, कौन सा है, तो सेकेंड नंबर पे इनका नॉवेल होता है सेंट इरविन, या फिर उसका दूसरा नाम है रोसीक्रूसियन। ठीक है। ये एंड अ पम्फलेट कॉल्ड, और ये तो हो गया दोस्तों, सेंट इरविन पब्लिश करते हैं। उसके बाद 1811 में एक वर्क लाते हैं, नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म। इसको नहीं भूलिएगा, इसका डेट भी पूछ देता है कि ये कब पब्लिश किया गया था, तो 1811 में। नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म जो है दोस्तों, ये एक पम्फलेट पब्लिश करते हैं। ठीक है। ऑन हिज रिफ्यूजल टू रिपुडिएट द ऑथरशिप ऑफ पम्फलेट ही वाज एक्सपेल्ड बाय डीन जॉर्ज रॉले फ्रॉम ऑक्सफोर्ड 25 मार्च 1811 अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड थॉमस जेफरसन हॉग। अब देखिए हॉग जो है इनके फ्रेंड रहते हैं, वो भी साथ में होते हैं। यानी कि नेसेसिटी ऑफ एथीइज्म लिखने की वजह से इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ऑक्सफोर्ड से जो है इनको एक्सपेल कर दिया जाता है। और कौन एक्सपेल करते हैं, तो वहाँ के जो डीन होते हैं, रॉले जो होते हैं, जॉर्ज रॉले, वो इनको एक्सपेल करते हैं। और उनके साथ साथ जो है किसको करते हैं, कंट्रीब्यूशन में होता है ये। ठीक है। किसका किसका होता है कंट्रीब्यूशन, थॉमस जेफरसन हॉग भी होते हैं इस पम्फलेट में, और इनका भी हाथ होता है, शैली का भी होता है। दोनों लोग निकाले जाते हैं, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड से निकाले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पर जो है अपनी जो गर्लफ्रेंड होती हैं उनको लेकर भागते हैं। तो देखिए अगला क्या है। ऑन 28 अगस्त 1811 19 ईयर ओल्ड सैली का एज कितना है दोस्तों, 19 साल का एज है। ठीक है। इलोप मतलब भाग जाना। स्कॉटलैंड 17 ईयर हैरियट वेस्टब्रूक। देखिए जब ये कैम्ब्रिज से निकाले जाते हैं उस वक्त क्या करते हैं, ये 19 साल के होते हैं, और अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है इनकी मैरी वेस्टब्रूक, उनको 16 साल की अवस्था में जो है लेकर के भाग जाते हैं। अब देखिए इनको एक ट्रिक हम बनाए थे दोस्तों, देख लीजिए। ये जो है सैली जो है हैरियट वेस्टब्रूक को बेस्ट ब्रूक मानिएगा, इनको बेस्ट समझ करके जो है कैम्ब्रिज से लेकर के भागते हैं। बेस्ट समझ के लेकर के भागते हैं, लेकिन कुछ दिन में ये इनको वर्स्ट समझने लगते हैं, बेकार समझने लगते हैं। और इनका जो एज रहता है ये 16 साल होता है, और सैली का एज जो होता है दोस्तों ये 19 साल होता है। अगला देख लेते हैं।
अगला है इन 1813 ही सेल्फ पब्लिश्ड द लॉन्ग पोएम क्वीन मैब। द पोएम इज़ एन एलोगरी फॉर हिज पॉलिटिकल आइडियाज़। अब देखिए 1813 में जो है एक पॉलिटिकल आइडिया है जो कि ये गॉडविन से इंस्पायर होते हैं। इस टाइम पे ये विलियम गॉडविन जो होते हैं पॉलिटिक्स में भी होते हैं, ये गॉडविन और भी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ये फिलोसफर भी होते हैं। उन्हीं से इंस्पायर होकर के एक एलोगरिकल पोएम लिखते हैं क्वीन मैब, जो कि पब्लिश करते हैं 1813 में। ठीक है, एक एलोगरिकल पोएम है। एलोगरी क्या होता है दोस्तों? तो एलोगरी वही होता है, इसमें एक हिडन मीनिंग भी होता है, एक सरफेस होता है, एक हिडन होता है। अगला देखते हैं 1814 ही विजिटेड होम ऑफ द एनार्किस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर विलियम गॉडविन। यानी 13 में ये इंस्पायर होते हैं 1813 में। देखिए 1811 में ये भगाए जाते हैं यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1813 में ये अपना क्वीन मैब लिखते हैं। उसके बाद 14 में जो है 1814 में कहाँ जाते हैं? गॉडविन के घर पे। विलियम गॉडविन जो कि इनके पॉलिटिकल गुरु मानिए या फिर इनको समझिए कि ये जो इन्हीं से इंस्पायर हुए थे। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि पीबी शैले जो है किससे इंस्पायर हुए थे, तो आप विलियम गॉडविन का नाम लगाइएगा। अब ये यहाँ पर आते हैं एक एनार्किस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन क्या है? फिलोसफर भी हैं और एक पॉलिटिकल भी हैं। हुज आइडिया ही एडमायर्ड देयर ही मेट गॉडविन्स 18 ईयर ओल्ड डॉटर मैरी गॉडविन। अब देखिए यहाँ पर भी एक 16 साल की जो इनकी डॉटर होती है मैरी गॉडविन, उनसे मिलते हैं ये। ठीक है, अभी तो लेकर के भागे रहते हैं। अगला पेज देखते हैं। देखिए अगला में है जो लेके भाग जाते हैं, मैरी गॉडविन को भी अब लेके भागेंगे। देखिए अब ये जो है गॉडविन के घर पे आ गए हैं। दो हैरियट वॉज एक्सपेक्टेड देयर सेकेंड चाइल्ड ही एंड मैरी फेल इन लव। अब देखिए जो इनकी हैरियट होती हैं, हैरियट वेस्टब्रूक, जिनको कि बेस्ट समझ के ऑक्सफोर्ड से लेकर के भागते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड से ये बेस्ट समझ के लेके भागते हैं, लेकिन ये जो है दोस्तों वहाँ से लेकर के तो भागते हैं इनको, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्यार में पड़ जाते हैं। किसके प्यार में पड़ जाते हैं दोस्तों? तो ये पड़ जाते हैं जो इनकी जो वो होती हैं मैरी गॉडविन की जो बेटी होती है, उनके प्यार में पड़ जाते हैं। और इधर जो है ये दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। कौन? हैरियट वेस्टब्रूक। अगला देखते हैं। जुलाई 1814 ही एंड मैरी गॉडविन इलोप्ड टू यूरोप। अब देखिए 14 में जो है ये लोग भाग भी जाते हैं। 14 में जो है ये भाग भी जाते हैं। 1814 में इनके घर आते हैं और उसी टाइम पर ये आते कब है? तो आते हैं ये स्टार्टिंग में आते हैं ईयर के, और जो है ये जो है जुलाई में जो है भाग जाते हैं। ठीक है, इलोप कर जाते हैं कहाँ? यूरोप में। और इसके पहले जो हैरियट वेस्टब्रूक के साथ भागते हैं वो स्कॉटलैंड भागते हैं। ठीक है, एक्कम्पनीड बाय गॉडविन सिस्टर क्लेरा माउंट। अब देखिए इनकी जो सिस्टर हैं, गॉडविन की जो स्टेप सिस्टर सौतेली जो बहन होती है विलियम गॉडविन की, क्लेरा माउंट को, उनको भी लेकर के ये भागते हैं साथ में। ठीक है, कंपेनियन के रूप में। दे स्पेंड 6 वीक टूरिंग द कंटिनेंट। अब देखिए ये जो है 6 सप्ताह जो है कहाँ लेकर के भागे रहते हैं, ये जो है 6 सप्ताह जो है यूरोप में लेकर के भागे रहते हैं गॉडविन की स्टेप सिस्टर को और उनकी बेटी को, जो कि 16 साल की होती है। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों ऑन दिसंबर 10, 1816, यानी 10 दिसंबर 1816 को द बॉडी ऑफ शैलेज स्ट्रेंज वाइफ हैरियट वॉज फाउंड इन एन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ड्रोन्ड इन द सर्पियन लेक इन हाइंडे पार्क लंदन। अब देखिए दोस्तों इनकी जो वाइफ होती हैं, पहली वाली वाइफ हैरियट वेस्टब्रूक, जिनको कि ये बेस्ट समझ के लेके भागे रहते हैं ऑक्सफोर्ड से, उनका जो है बॉडी जो है कहाँ मिलता है? सर्पियंट लेक में मिलता है, जो कि ये जो है एडवांस स्टेज पे होता है प्रेगनेंसी के। यानी जो है ये जो है प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेज, यानी 9वां मंथ चल रहा होगा या 8th मंथ, उसी टाइम पर जो है ये डूब जाती हैं और इनका जो है बॉडी पाया जाता है 10 दिसंबर 1816 में।
ठीक है, ये डूबी हुई मिलती हैं। अगला देखते हैं, ऑन 30 दिसंबर 1816, barely 3 weeks after Harriet bodies was recovered, Sally and Mary Godwin were married। अब देख लीजिए कि ये जो सैली रहते हैं ये जो है 1816 में जो इनकी जो वाइफ होती है पहली वाली हैरियट वेस्टब्रुक, उनकी डेथ के ऑलमोस्ट जो है 3 वीक्स ही हुए होंगे। उसी के बाद जो है सैली क्या करते हैं, मैरी कर लेते हैं किससे, सैली जो करते हैं वो मैरी से कर लेते हैं, मैरी गोडविन से। ठीक है, 3 सप्ताह भी नहीं हुआ होता है। अगला देखते हैं, ऑन 8 जुलाई 1822, less than a month before 30's birthday, Sally droned a sudden storm on the Gulf of Spegia while returning from the Laverne Lerich in his sailing boat Don Juan. His body was cremated on the beach near Villarejo रेज्यू। अब देखिए ये बताया जा रहा है कि सैली का डेथ कैसे हुआ है। तो 8 जुलाई 1822 में, जन्म कब होता है, 1892, यानी कि ये अपने बर्थडे के जस्ट 1 मंथ बिफोर यानी 30 साल की अवस्था के 1 मंथ पहले ही जो है ये डूब जाते हैं। एक सडन स्टॉर्म आता है, कहाँ पे आता है, गल्फ ऑफ स्पेजिया में। और ये रिटर्न कहाँ से होते हैं, ये लेथॉर्न से रिटर्न हो रहे थे। उसी टाइम पर एक सेलिंग बोट है डॉन जुआन, ठीक है, वहीं पर उसी बोट में इनका जो है डूबने से मौत हो जाता है। अगला देख लेते हैं, वाइल कंपोजिंग द फॉलोइंग वर्क सैली हैड पेटरलू मसिकरे। ठीक है, वाइल कंपोजिंग द फॉलोइंग वर्क सैली हैड पेटरलू Massacre of August 1819 in mid the Mask of Anarchy, Prometheus Unbound, England 1819, the Ode to the West Wind। अब देखिए जो सैली जब ये लिख रहे होते हैं, ये चारों के चारों वर्क कौन कौन से, मास्क ऑफ अनार्की, प्रोमेथियस अनबाउंड, ओड टू द वेस्ट विंड और इंग्लैंड इन 1819। अब देखिए ये चारों जब वर्क ये लिख रहे होते हैं, उसी टाइम पर जो है इनके दिमाग में जो चल रहा होता है, कौन सा चल रहा होता है दिमाग में, पीटरलू मसिकरे। जो पीटरलू मसिकरे है दोस्तों, उस टाइम पर इनके दिमाग में वही चल रहा होता है जब ये लिखते हैं ये चारों के चारों वर्क। अब देख लेते हैं कि इनके फॉलोइंग वर्क कौन कौन से हैं। तो जो मेजर वर्क है वो है जस्ट रोजी और वांडरिंग जू पहला वाला, जस्ट रोजी उसके दूसरा वाला। ये याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों एक ही डेट पे है। फिर उसके बाद है ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड केजरी, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद 1810 में जो है पॉस्थुमस फ्रेगमेंट ऑफ द मार्गरेट निकोलसन बीइंग पोएम फाउंड एमंग द पेपर्स ऑफ दैट नोटेड फीमेल टू अटेम्प्ट द लाइफ ऑफ द किंग। ठीक है, इसका बस ये जान लीजिए, पास्थुमस फ्रेगमेंट ऑफ द मार्गरेट निकोलसन, ये पूछ सकता है या पूछता भी है। 1810 में जो है ये पूछा जाता है कि ये इसका पूरा नाम पूछा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो 1811 में आता है वो सेंट इरविन आता है। उसके बाद एक पम्फलेट आता है जो 1811 में, इसी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल किया जाता है थॉमस जेफरसन हॉक के साथ में। और जो डीन इनके होते हैं जॉर्ज रैल्सले, वो इनको निकाल देते हैं ऑक्सफोर्ड के जो रहते हैं। ठीक है, कब से कब तक कब निकालते हैं, तो 1811 में। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों 1812 में जो है वो डेविल्स वॉक है, एक बैलेड लिखते हैं। उसके बाद 1813 याद रखिएगा, क्वीन मैप जो है एक फिलोसफिकल जो है एक वर्क लिखते हैं, जो कि होता है दोस्तों, इंस्पायर होता है, किससे इंस्पायर होता है दोस्तों, तो ये होता है विलियम गॉडविन से। और ये जो है दोस्तों 9 कैंटोज में है। ठीक है, ये 9 कैंटोज में है। अगला देख लेते हैं, 1814 में जो है ये
लिखते जो हैं, एक वर्क लिखते हैं, रिफ्यूटेशन ऑफ डेज़म इन अ डायलॉग। अगला देख लेते हैं। 1815 में लिखते हैं अलास्टर, उसका दूसरा नाम रहता है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड कब लिखते हैं? 1815 में। अगला है वोल्फस्टेन द मिस्टीरियस बैंडिट चैप बुक, एक चैप बुक लिख लेते हैं, उसका नाम रहता है वुल्फस्टेन। अगला देख लेते हैं 1816 में जो लिखते हैं ये डेमन ऑफ द वर्ल्ड लिखते हैं 1816। ठीक है, 1816। और जो है इनका जो पहला, इसके पहले जो 1813 में इनका जो वर्क आता है दोस्तों क्वीन मैब, उसमें इसमें एक रिलेशन है, हम आपको आगे बताएंगे। 1816 में जो है माउंट ब्लैंक इनका आता है। उसके बाद है 1817 में हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। आपको बताएंगे कि डेट किसका किसका आपको याद करना चाहिए, घबराइएगा नहीं। डेट जो है इम्पोर्टेंट डेट आपको हम बताएंगे कौन कौन सा पूछा जाता है। उसके बाद है लियोन एंड सिथना, जो कि एक रिवोल्यूशनरी, इसका पूरा नाम है देखिए, रिवोल्यूशनरी ऑफ द गोल्डन सिटी अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, ये पूरा नाम है। अगला है 1817 में जो आता है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम अ पोयम इन 12 कैंटोज। ठीक है, इसका ट्रिक हम आपको इसके पहले बताए थे जब घटना चक्र करा रहे थे कि जो इस्लाम का जब बात आ जाए आपको इस्लाम का, तो जो है आप ऐसा बोला जाता है, आप अनदर मत लीजिएगा, ऐसा बोला जाता है कि जो इस्लाम है उसमें 12 बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, हम 2 हमारे दर्जन, तो ये जो है 12 कैंटोज में है, याद रहेगा। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के बारे में बात हुआ इस वर्ग में। एक पोयम है जो कि 12 कैंटोज में है। अगला देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए थोड़ी सी तबीयत अनवेल है जिस वजह से थोड़ा सुस्तीपन लग रहा है, तो आप देखते रहिएगा। अगला है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द 6 वीक्स टूर थ्रू अ पार्ट ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड विथ मैरी सैले। अभी 6 वीक का टूर जो हुआ था, मैरी सैले को जो लेकर के ये भाग गए थे, मैरी सैले को लेकर के इलोप किए थे 1814 में। उस टाइम पर ये 6 सप्ताह जो है बाहर ही बिताते हैं, 6 सप्ताह। और ये कहाँ कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और हॉलैंड जाते हैं। किसके साथ? तो क्लेरा माउंट और मैरी सैले के साथ। अगला है दोस्तों ओज़िमेंडियाज़। ओज़िमेंडियाज़ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया 1818 में। ओज़िमेंडियाज़ क्या होता है दोस्तों? तो आप गूगल पे एक बार सर्च करिएगा कि ओज़िमेंडियाज़ क्या होता है। वही जो होता है जिसमें फिगर दिखाया जाता है कि किसी एक चित्रण दिखाया जाता है, एक सैंड का बना हुआ, बालू का बना हुआ एक मूर्ति होता है, जिस सैंड में एकदम रेगिस्तान में बनाया हुआ एक मूर्ति होता है, जिसमें कि आधा टूटा हुआ ज़मीन पे रहता है, आधा जो है पेट से लेकर के कटा हुआ वो ज़मीन पे दिखता है, और आधा जो शरीर वो खड़ा है। फिर दिखाएगा किसी का मुंडी नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो ढेर सारी मूर्तियाँ हैं उसके बारे में बताए हैं, ओज़िमेंडियाज़ के बारे में। उसके बाद देखते हैं द बकेट सिम्पोजियम बाय प्लेटो ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्रीक इनटू इंग्लिश। अब देखिए एक बकेट करके लिखे हैं, ठीक है, वो प्लेटो के द्वारा है, वो उसको ट्रांसलेट किए हैं ग्रीक से, किस में किए हैं? इंग्लिश में किए हैं। अगला है फ्रैंकेस्टीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द मॉडर्न प्रोमीथियस प्रीफेस, ये प्रीफेस लिखे हैं एक, और इससे जुड़ा हुआ आगे इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे फ्रैंकेस्टीन से। 1818 में जो है रोजेलिंड एंड हेलेना, एक मॉडर्न इक्लॉग है, वो लिखते हैं। 1818 में राइन रिटन एमंग द हेजियन हिल्स, 1818 में लिखते हैं। 1819 में सेंसी लिखते हैं, जो कि 5 एक्ट में है, एक ट्रेजिडी है, ध्यान दीजिएगा, सेंसी इन 5 एक्ट में है। ठीक है, सेंसी 5 एक्ट में है, जो कि एक ट्रेजिडी है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो 1819 में जो जितने भी वर्क लिखे हैं उसको एक बार देख लीजिए आप कौन कौन सा है। सेंसी है, ओ टू द वेस्ट विंड है, मास्क ऑफ अनार्की है, मेन ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड 1819 है, और फिलोसफिकल व्यूज़ रिफॉर्म ये भी रहता है। उसके बाद 1819 में जूलियन एंड मैंडेलो रहता है। तो आप देखिए किसको किसको याद रखेंगे दोस्तों? याद रखने का चीज़ है आपका ये है सेंसी, ओ टू द वेस्ट विंड, मास्क ऑफ अनार्की, मेन ऑफ इंग्लैंड,
इंग्लैंड 1819, और ये जो है थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक है। और फिलोसफिकल व्यूज़, उसके बाद जूलियन एंड मैंडेलो भी जो है इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों पीटर बेल द थर्ड, ठीक है। पीटर बेल वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी लिखा गया है, जो कि एक रिस्पॉन्स रहा है उनके वर्क का, एस टी कॉलरिज के वर्क का, पीटर बेल। और उसके बाद इनका जो वर्क रहेगा दोस्तों पीटर बेल द थर्ड करके है। उसके बाद 1820 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमेथियस अनबाउंड, एक लिरिक ड्रामा है इन 4 एक्ट। अभी हम आपको बताए थे सेंसी जो है वो 5 एक्ट में था, ठीक है। क्वीन मैप जो है वो आपका जो था वो था आपका 9 एक्ट में। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वो 12 एक्ट में था। अब आ गया है आपका प्रोमेथियस अनबाउंड, जो कि आपका 4 एक्ट में है। उसके बाद टू अ स्काईलार्क, द क्लाउड सविनी का है। ओडिपस टायरेनस स्वेलफुड द टायरेंट, ट्रेजिडी इन 2 एक्ट। ओडिपस टायरेनस जो है 2 एक्ट का एक ट्रेजिडी है। अगला देखते हैं विचेस ऑफ एटलस, इन्हीं का है। विचेज ऑफ एटलस जो कि पॉस्थुमस पब्लिश होता है दोस्तों 1824 में। विचेज ऑफ एटलस 1821 में जब कीट्स का डेथ होता है उसी वक्त ये लिखते हैं, एक एडोनाइस एक पास्टोरल एलिजी लिखते हैं। उसके बाद अगला है लियोन बाई प्लेटो, ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्रीक इनटू इंग्लिश। अगला है डिफेंस ऑफ पोइट्री, और ये जो है दोस्तों पब्लिश होता है 1840 में। इन्हीं के जो फ्रेंड होते हैं उन्हीं का जो है, ये उन्हीं से इंस्पायर होकर के लिखते हैं। क्रिटिसिज्म होता है एक, और 1821 में ये इसको लिखते हैं, 1840 में ये पास्थुमस जाकर के पब्लिश होता है। और एक चीज़ देख लीजिए, एडोनाइस कब पब्लिश होता है 1821 में। उसके बाद है अगला है 1821 में क्या आता है, इपिप्सी चेडियन, ये आता है कब 1821 में। उसके बाद है हेलस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेलस जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलस एक लिरिकल ड्रामा है, 1822 में आता है। उसके बाद देखिए इनका अनफिनिश्ड वर्क एक पूछा जाता है कि शैली का जो है अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, तो ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्रियम्फ मतलब क्या होता है, जीत होता है दोस्तों, जीत, ठीक है। लेकिन ये जो जीत है वो किस में बदल जाता है, हार में बदल जाता है, जिसको ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अनफिनिश्ड, जब ये जीत की बात करते हैं तब ये हार जाते हैं, यानी इनकी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है उस टाइम। तो इसका नाम याद रहेगा आपको, जीत की बात की है और ये हार जाते हैं, तो याद रहेगा कि ये अनफिनिश्ड वर्क है, उसी टाइम पे इनका डेथ हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन इनका जो वर्क है वो है शॉर्ट प्रोज वर्क। देखिए कौन कौन सा है, असैसिन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ रोमांस, असैसिन जो है इनका एक फ्रेगमेंट ऑफ रोमांस है। दूसरा इनका कोलिसियम एक फ्रेगमेंट है, इलिसियन फील्ड और लुसिसियनिक फ्रेगमेंट है। उसके बाद है ऊना फेबोला एक फेबल है। अगला देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों वो हम आपको इम्पोर्टेंट बताते जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कचरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है पोइटिकल एसे ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, ये भी ज़रूरी नहीं है, हाँ ये वाला बहुत ज़रूरी है। नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, डेटी देख लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है अ लेटर टू लॉर्ड एडनबर्ग, ठीक है। डिफेंस ऑफ पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1821 में ये भी आता है। उसके बाद है विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट के बारे में बताते हैं, क्या चीज़ें खानी चाहिए कैसे। ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट, यानी डाइट के बारे में 2 वर्क लिखे हैं, कौन कौन सा, विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, उसके बाद है वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट। अगला देखते, ऑन लव, ऑन लाइफ, ऑन अ फ्यूचर स्टेट, ऑन अ पनिशमेंट ऑफ डेथ, ये होता है ऑन सीरीज का। उसके बाद है स्पेकुलेशन ऑफ द फिजिक्स, स्पेकुलेशन ऑफ मोरल्स, ये हो गया दोनों। उसके बाद है ऑन क्रिश्चियन, ये लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते जाएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। उसके बाद है जो ऑन द लिटरेचर आर्ट्स एंड मैनर्स ऑफ द एथेनियंस। उसके बाद है ऑन द सिम्पोजियम ऑफ प्रीफेस टू द बैंकेट ऑफ प्लेटो, ऑन फ्रेंडशिप, ऑन फ्रैंकेस्टीन, ठीक है। उसके बाद है शैलीज प्ले, शैली के जो कौन कौन से प्लेज हैं दोस्तों वो देख लेते हैं एक बार।
तो वो है सेंसी, जो कि हम बताए थे आपको 5 एक्ट का है सेंसी, जो कि एक ट्रेजिडी है, एक पोयम है, ठीक है। सेंसी जो है 5 एक्ट का ट्रेजिडी और पोयम होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसके बाद जो है इनका हेलस आता है। हेलस एक जो है ये क्या है, चार्ल्स भी देख लीजिए, द फर्स्ट पोयम प्ले। उसके बाद जो है हेलस आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, सेंसी इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद हेलस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेलस जो है एक लिरिकल ड्रामा है। हेलस जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, लिरिकल ड्रामा है, जो कि 1822 में आता है। उसके बाद है दोस्तों ओडिपस टायरेनी, ठीक है। और सेलवुड, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, और जो दूसरा नाम जो इसका है सेलवुड है, ठीक है। उसके बाद जो है टायरेंट जो है वो एक ट्रेजिडी है, ये भी 2 एक्ट में है। अब देखिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, प्रोमेथियस अनबाउंड। ये प्रोमेथियस अनबाउंड जो है दोस्तों, ये 4 एक्ट का एक लिरिकल ड्रामा है। देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सा, ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देख लेते हैं। कोलैबोरेट करते हैं अपनी जो इनकी वाइफ होती हैं मैरी शैले, इनकी जो माँ होती हैं वो कौन होती है, मैरी वुllstonecraft, जो कि एक वर्क लिखते हैं द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट ऑथर होती हैं। अगला देख लेते हैं जो कोलैबोरेट किए हैं, तो जो 6 वीक का जो टूर होता है दोस्तों, उसकी हिस्ट्री को ये लिखते हैं, ये कोलैबोरेशन के साथ लिखते हैं मैरी शैली के। फ्रैंकेस्टीन अभी हम आपको बताए थे, मॉडर्न प्रोमीथियस, ये भी इन्हीं के साथ कोलैबोरेट किए हैं। उसके बाद है प्रोस्पाइन, ये भी कोलैबोरेट है। मीडियाज ये भी है। अगला देख लेते हैं जो कोलैबोरेशन ऑफ जो हॉग है, हॉग थॉमस जेफरसन हॉग, जो कि यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड में रहता है, और उन्हीं के साथ जो है इनको भी निकाला जाता है, शैली के साथ इनको भी नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के चक्कर में इनको भी पम्फलेट जो रहता है उसी के चक्कर में इनको भी निकाला जाता है। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में है फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, जो कि 1810 में आता है। अगला देख लेते हैं। अब जो है दोस्तों इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में है, तो ये हम डील करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तबीयत थोड़ा अनवेल है तो यहीं पर रोक देते हैं, मिलते हैं जोश में अगले वीडियो के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप नहीं भूलिएगा। देखिए जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो यूट्यूब जो है रिकमेंड करता है वीडियोज़ को, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब और लाइक ना भूला करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।